नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं और जो भी जनवरी में प्रमुख घटनाक्रम है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि यूपी करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है और किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के, तो आप उसको आसानी से हल कर पाएँ। तो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं सब हम जो है इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि पीसीएस कोर्स हमारा रन कर रहा है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच 2025-26। ये बेसिकली एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ आपको वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं है, कोई भी ऐसा सेगमेंट इसमें नहीं है जिसके लिए आपको किसी भी बाहरी स्रोत पर डिपेंड होना पड़े। और अगर आप हम पे विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से करते ही हैं, तो हमारे सिलेक्शंस की भी आपको जानकारी है। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे और आप हमसे जुड़ सकते हैं। और बस मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाऊंगा कि ये फाउंडेशन कोर्स है, इसमें बिल्कुल बेस से लेके और टॉप तक हम जिस तरह से एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए उसी तरह से आपको तैयारी कराई जा रही है। और साथ में हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शुरू हो गया है साइड बाय साइड, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप में हमारा जो है प्री की टेस्ट सीरीज, जो डेली टॉपिक बेस्ड टेस्ट सीरीज होती है, वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप इच्छुक हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जो है देर करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी होना है। आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई गाइडेंस चाहिए तो भी आप जो है इस नंबर पर अपनी गाइडेंस जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑल इन वन कोर्स जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको 18 महीने की वैलिडिटी भी हम इसलिए दे रहे हैं कि आप 25 को भी टारगेट कर सकें, और किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो 26 के लिए आपको कोई स्पेशल अलग से कोर्स ना लेना पड़े। मतलब ये दोनों ही साल आपका जो है कवर करा देगा। प्री मेंस पूरा का पूरा कराएगा, ना आपको कहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई किताब पढ़नी, वो भी आपको हम देंगे। सीसाइट पूरा कवर कराएंगे और बाइलिंगुअल पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। हिंदी मीडियम में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सभी, और प्री मेंस का कंप्लीट सिलेबस जो है हम इसमें जो है कवर करा रहे हैं। तो ये नंबर है, इस पे आप जो है व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। जो भी आपको और जानकारी चाहिए सब इस नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो बेस्ट सेलर बुक है ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अमेज़ॉन पे ये बेस्ट सेलर बन भी गई है और इस समय जो है बात बीच बीच में मार्केट से गायब हो जाती है, फिर हम कुछ और मार्केट में जो है पब्लिशर से कह के जो है छपवा के भिजवाते हैं। तो एग्ज़ाम के पहले आपको ये एक बार ज़रूर पूरी सॉल्व करनी है, क्योंकि ये महज टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें बहुत प्रॉपर तरीके से हर प्रश्न के बारे में इतनी समुचित व्याख्या दी गई है कि आप जो है उस पूरे टॉपिक को ही, यानी एक तरह से ये नोट्स का भी आपको काम करेगी। रिवीजन के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले नोट्स इसमें जो है आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हैं, इसलिए दोनों मीडियम के विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं होगी। उसके अलावा हिंदी के लिए आपके पास ये बुक होना मस्ट है। ये केवल एक किताब आपको गारंटी देती है कि आपके 55 प्लस 60 में से आएंगे ही आएंगे हिंदी में। तो इसका कोई न जोड़ है न कोई तोड़ है। ये अपने आप में बेहतरीन किताब है। पिछली 3 परीक्षाओं में इसने अपनी जो है सर्वश्रेष्ठ जो है पोजीशन को बरकरार रखा है, आज भी बरकरार है। तो अगर नहीं है तो ज़रूर ले लीजिए। और ये जो है जो संशोधित संस्करण हम लेके आए हैं ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जिससे आपकी एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 59वीं कार्यकारी समिति की बैठक हुई। तो ये बैठक लखनऊ में नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, कहाँ हुई? ये बैठक नई दिल्ली में हुई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यूपी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको नेशनल इंटरनेशनल उसमें जो है छोड़ देना है। ये बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में आयोजित हुई। अब इस बैठक में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या जो है निर्णय लिए गए इसके बारे में जानना जरूरी है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इस बैठक में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी संरक्षण और स्वच्छता तथा प्रबंधन में अनेक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्य रूप से
चंदौली और मानिकपुर में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 272 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर की गई। तो इस परियोजना में क्या है, चंदौली में 263 करोड़ की लागत से 45 MLD यानी मेगा लीटर प्रति डे या प्रतिदिन की क्षमता वाला एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा, जिससे जो है जो सीवेज है वो सीधे नदी में ना गिरे, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे प्रदूषण होता है। इसके अलावा मानिकपुर जो है आप लोग जानते होंगे प्रतापगढ़ में है। यहाँ पर इसी तरह का एक सीवेज प्लांट जो है, जो कि क्षमता कम है, 15 KLD है, वो जो है होगा, और सौर ऊर्जा का भी एक संयंत्र यहाँ स्थापित होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में आप जानते हैं, ये बड़ी फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है भारत सरकार की। इसकी शुरुआत जो है 2014 में की गई थी, जब मोदी सरकार आई थी सत्ता में, तभी से ये मिशन चल रहा है। और इसका मुख्य रूप से काम जो है गंगा और गंगा की सहायक नदियों की जो है साफ सफाई और स्वच्छता करवाना है। इसी से मिलता जुलता एक अगला टॉपिक हमारा है, गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। 1 जनवरी 2025 को गंगा टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य गोमती नदी का, क्योंकि लखनऊ में जो है मुख्य रूप से कौन सी नदी बहती है, गोमती नदी बहती है, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। तो गोमती का संरक्षण करना, पुनरुद्धार करना इसका जो है मुख्य मिशन है। और ये जो टास्क फोर्स स्थापित की गई है, ये प्रादेशिक सेना के द्वारा की गई है। और इस टास्क फोर्स में प्रादेशिक सेवा में वैसे भी भूतपूर्व सैनिक मुख्य रूप से होते हैं, तो भूतपूर्व सैनिक मुख्य रूप से शामिल हैं। ये लोग क्या करेंगे, प्रदूषण की निगरानी करेंगे, घाटों और संवेदनशील नदी क्षेत्रों में गश्त, जन जागरूकता अभियान और नदी स्थिरीकरण की जो है रिटट स्थिरीकरण की जिम्मेदारी इनको सौंपी जाएगी। और ये जो पूरा जो है गंगा टास्क फोर्स है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत की गई है, उसके अंतर्गत की गई है। गंगा नदी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पीलीभीत की फुल्लर झील से उसका जो है उद्गम होता है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिले में प्रभावित होते हुए गाजीपुर में जाकर ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है, गंगा नदी में ये विसर्जित हो जाती है। और इसकी लंबाई जो है 960 किलोमीटर जो है पूरे जो है अपने बहाव क्षेत्र में है। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है वो है महाकुंभ में मियावाकी पद्धति। मियावाकी पद्धति के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ, जापान के एक साइंटिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, मियावाकी, पूरा नाम मुझे नहीं इस समय याद है। तो उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की थी कि जो है शहरी क्षेत्रों में खासकर घने जंगल कैसे उगाए जाएं, या कोई भी बैरन लैंड है उसमें घने जंगल कैसे उगाए जाएं। तो ये एक जापानी टेक्निक है, जिसको बाद में पूरे वर्ल्ड ने एक मॉडल के रूप में अपनाया, क्योंकि शहरों में जो है वन क्षेत्र या जो है प्लांटेशन अगर बढ़ाना हो तो ये टेक्निक बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो पहले तो ये टेक्निक कैसे होती है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, सॉयल टेस्टिंग की जाती है। जिस जगह भी हमको जो है उगाना है जंगल, वहाँ सबसे पहले हम सॉयल टेस्ट करेंगे। सॉयल टेस्ट से हम ये निर्धारित करते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो इस मिट्टी के अनुकूल स्थानीय तौर पे सबसे अच्छी तरह से उगेंगे। इसमें ज़रूरी नहीं कि हम कोई फॉरेन प्लांट या जो है कोई ज़बरदस्ती वाला पौधा उगाएं जो वहाँ उस क्षेत्र में जो है नहीं उग सकता है। बिल्कुल वही पौधा, यानी ये समझ लीजिए कि देसी पौधा जो है जो उस क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से उग सकता है, उसको यहाँ पर सबसे पहले उसके बीज उगाए जाते हैं। बीज एक नर्सरी में उगाए जाते हैं। फिर जब बीज जो है सीडलिंग बड़ा हो जाता है, पौधा रोपण के लायक तैयार हो जाता है, उसके बाद जो है इसको 3 फीट तक जो है खाद भरकर उसको बीज को डाल के जो है उगाया जाता है। बीज उगने के बाद उसमें प्लांटेशन कर दिया जाता है। और इस पद्धति से क्या होता है, बहुत तेजी से जंगल उगता है, कम समय में बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहीं भी उगाया जाता है। तो ये मियावाकी पद्धति है। इसका मुख्य रूप से फ़ायदा क्या है, बहुत ही क्राउडेड जगह जैसे शहर वगैरह होते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन को प्योरीफाई करने के लिए ये बहुत ही नेसेसरी जो है होता है। तो अभी आप जान रहे हैं कुंभ में जो है कितनी ज़्यादा भीड़ आई, 50 करोड़ का तो आंकड़ा पार हो चुका है कुछ दिन पहले ही। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2025 में इस तकनीक का प्रयोग प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में किया गया, जिससे लोगों को भारी भीड़ होने के बावजूद भी स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन रिच हवा मिल सके।
तो प्रयागराज नगर निगम ने इस कड़ी में पिछले 2 वर्षों में कई ऑक्सीजन बैंक स्थापित करने के लिए मियावाकी टेक्निक को अपनाया। तो इससे जो है न केवल प्रयागराज में हरियाली बढ़ी बल्कि वायु की गुणवत्ता में सुधार आया और इस पद्धति के द्वारा धूल, गंदगी, दुर्गंध से भी मुक्ति मिली और मैक्सिमम जो इसमें प्लांट्स जो है जो प्लांटेशन किया गया है वो औषधि और बहुउद्देशीय जो है वृक्ष लगाए गए हैं जो टिम्बर के भी काम आ सकें, उनसे कुछ और भी मिल सके। तो मल्टीपर्पज़ जो है पेड़ में ज़्यादा लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, महाकुंभ की ओर ही चलते हैं। अगली भी हमारी जो है खबर जो है वहीं की है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में एक डबल डेकर रेस्टोरेंट, आप लोगों ने डबल डेकर बस तो सुनी है, देखी भी है, अब तो लखनऊ में भी चल रही है, सबसे पहले मुंबई में आप लोग देखते थे जो है। तो डबल डेकर रेस्टोरेंट एक स्थापित किया गया और ये जो है जो प्रयागराज महाकुंभ में मीडिया सेंटर बनाया गया है उसमें जो है ये डबल डेकर रेस्टोरेंट बनाया गया है। इसमें जो है दोनों ही फ्लोर पर क्या है, इसमें जो है रेस्टोरेंट की तरह खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। एक्चुअल में इसका पर्पज क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ में कोई बहुत स्थायी स्ट्रक्चर तो बनाए नहीं जा सकते जो है, तो उस लिए जो है बस में ही ये रेस्टोरेंट बना दिया गया जिससे लोग आए और एसी बस जो है वो उसमें अपना जो है भोजन कर सकें। तो इसका नाम जो दिया गया है वो पंपकिन दिया गया है। ये याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि पंपकिन क्या है या इसका क्या नाम दिया गया है। तो पंपकिन जो कद्दू हम लोग कहते हैं वो पंपकिन इसका नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो वाटरवेज है उसके लिए भी पूरी जो है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनी हुई है। तो ये जो जलमार्ग प्राधिकरण है इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है, वो भी उत्तर प्रदेश में खोला गया है, इसीलिए जो है ये जो है महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्षेत्रीय कार्यालय खुला है ये वाराणसी में खुला है। कहाँ पर खुला है? वाराणसी में खुला है और जनवरी 2025 में इसका उद्घाटन किया गया है। ये इस क्षेत्रीय कार्यालय को उप कार्यालय का दर्जा प्राप्त था पहले, अब ये जो है क्षेत्रीय कार्यालय हो गया, रीजनल ऑफिस हो गया है राजमार्ग प्राधिकरण का, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का। तो देश में स्थित छठा है, कौन सा है? कभी कभी इस तरह के भी वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस नंबर का है। तो पूरे देश में जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय अब तक खोले गए हैं उसमें ये छठे नंबर पे है और यह कार्यालय मझुआ से वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल और आगे प्रयागराज तक 487 किलोमीटर के जलमार्ग खंड में कार्यों की देखरेख के लिए खोला गया है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जाता है जिसका विस्तार प्रयागराज से जो है पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। और ये अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में है। अगेन आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम जो है लेते हैं बलिया में पेट्रोलियम के भंडार की खोज। तो बलिया में अभी रिसेंटली जो है पेट्रोल के भंडार की खोज की गई है और ये खोज जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इस सर्वे के बाद जो है ONGC ने बलिया में ड्रिलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस ड्रिलिंग को बलिया के सागर पाली गांव में 100 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, यानी उनके पास पुख्ता ये जो है विश्वास हो गया है, जानकारी है कि यहाँ पर पेट्रोलियम जो है उपस्थित है, इसीलिए जो है ये किया जा रहा है। तो इसके लिए ONGC ने 3 वर्ष के लिए 8 एकड़ ज़मीन पट्टे पर ली है कि पूरा जो है छानबीन खुदाई करके ये देखेंगे कि वहाँ पर पेट्रोलियम है या नहीं है या कितनी मात्रा में है। आगे बढ़ते हैं, महाकुंभ का आयोजन जो है अब अपने जो है अवसान पर है, धीरे धीरे जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो महाकुंभ आप जानते हैं हर 12 साल पर आयोजित होता है। 26 फरवरी 2025 तक ये आयोजित किया जाएगा। 13 जनवरी को ये शुरू हुआ था। महाकुंभ हर 12 साल पे भारत के 4 बड़े शहरों में यानी हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में लगता है, जो धार्मिक नगर है जो है बारी बारी से इनका आयोजन होता है। प्रयागराज महाकुंभ इस बार जो है 6 जो है मुख्य तिथियां थी, ये सब आप लोगों ने खूब चर्चा में रहा है, इसलिए आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बताना नहीं है। पौष पूर्णिमा से शुरुआत हुई थी 13 जनवरी से, फिर मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी जो है 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि का जो अंतिम जो है स्नान होगा
ये जो है जिसको अमृत स्नान कहा गया है, ये 26 फरवरी को है। देखिए पहले शाही स्नान कहा जाता था, तो सरकार ने शाही स्नान शब्द को रिप्लेस कर दिया गया है अब अमृत स्नान से। शाही स्नान थोड़ा सा जो है, क्योंकि शाही वर्ड जो है फिट नहीं बैठता था, इसलिए जो है उन्होंने इसको चेंज किया है। तो 15 फरवरी 2025 तक महाकुंभ में रिकॉर्ड 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो क्या आप भी स्नान करने गए थे? अगर गए थे तो जो है कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ में ही जो है प्रसाद, महाप्रसाद, क्योंकि जब करोड़ों की भीड़ आ रही है तो सभी को भोजन, क्योंकि वहाँ रेस्टोरेंट तो इतने खुल नहीं सकते कि लोगों के पास पैसा भी होगा तो भी वो कहाँ खाएंगे, इतने रेस्टोरेंट नहीं खुल सकते उस एरिया में। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है जगह जगह महाप्रसाद सेवाएं चल रही हैं। उसमें से एक जो सबसे बड़ा चर्चित वाला है वो है इस्कॉन समूह और अडानी समूह, इन्होंने मिलकर जो है एक समझौता किया है। तो ये 13 जनवरी मतलब कुंभ की शुरुआत से और कुंभ की समाप्ति तक जो है श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस सेवा में, महाप्रसाद सेवा में 1 लाख लोगों को जो है रोज मुफ्त में भोजन कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 1 प्लेट 1 बैग अभियान, इसकी भी शुरुआत की गई है। कहाँ पर? प्रयागराज महाकुंभ के दौरान ही की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं, तो प्लास्टिक वेस्ट हैं, बॉटल्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उस प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। इस अभियान के तहत प्लास्टिक और डिस्पोजल वस्तुओं के स्थान पर कपड़े के बैग और स्टील के प्लेटें और गिलास वितरित किए गए। मतलब आपके पास अगर प्लास्टिक बैग है तो आप वहाँ दे दीजिए और उसके बदले जो है आपको ये जो है मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। बाकी और भी एनजीओ जो है इस तरह के कार्य वहाँ पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा नीति 2025, अभी रिसेंट में ये पॉलिसी मंजूरी मिली है उत्तर प्रदेश में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 22 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश एरोस्पेस रक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इसका लक्ष्य क्या है? 50,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। देखिए ये एक हाईलाइट है और इसको आपको जरूर तैयार रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जो है इन्वेस्टमेंट का प्लान किया गया है इस योजना में, इस नीति में। इसे राज्य भर में 1 लाख युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और इस नीति के तहत राज्य सरकार राज्य में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों को जमीन पर 80% तक की सब्सिडी देगी। तो ये जो है सब्सिडी देने से क्या होता है कि विदेशी कंपनियां आकर्षित होती हैं कि उनको कम इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि ज़मीन खरीदना एक बड़ा चैलेंज होता है, तो कम इन्वेस्टमेंट में उनको जो है इंडस्ट्री लगाने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चूँकि जनवरी का अभी बीत चुका है, तो जनवरी में जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित एक बड़ा आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश दिवस। 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। इस बार ये 76वां संस्करण था इसका जो है, और इस दिवस की थीम उत्तर प्रदेश में विकास एवं विरासत प्रगति पथ रखी गई थी। तो थीम याद रखिएगा, कभी कभी जो है इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। और ये जो परंपरा शुरू हुई, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश दिवस तो समझ लीजिए जब 1950 में घोषणा की गई थी तभी से जो है 24 जनवरी से शुरू हो गया था, लेकिन जो प्रॉपरली उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है वो 2018 से मनाया जा रहा है। 24 से 26 जनवरी तक अवध शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस लखनऊ में मनाया गया। स्थापना दिवस पर कौन कौन मौजूद था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जो है इसमें उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश का जो पूर्व नाम है 1950 में जो बदला गया वो है संयुक्त प्रांत, फिर जो है संविधान 1950 में बदला गया और संविधान के साथ में जो है नया नाम यानी उत्तर प्रदेश लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस के ही अवसर पर उत्तर प्रदेश में गौरव सम्मान वितरित किया जाता है परंपरा के तहत। तो इस बार भी जो है उत्तर प्रदेश में 6 रिनाउंड पर्सनालिटीज़ को ये सम्मान दिया गया है। अब इनके नाम रखना, याद रखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। आपको भी पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। जैसे कृष्णकांत शुक्ल जी हैं, ये भौतिक विज्ञान संगीतकार कवि हैं। फिर वृंदावन मथुरा के हिमांशु गुप्ता, कानपुर के मनीष वर्मा, बुलंदशहर की कृष्णा यादव और बुलंदशहर के कर्नल सुभाष देसवाल और बहराइच के डॉक्टर जय सिंह, जिनको केला उत्पादन में मतलब किसी सबकी कोई ना कोई विशिष्ट उपलब्धि होती है। जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है
ये कुछ ना कुछ एक यूनिक करने के लिए होता है। और आजकल जो इंटरप्रेन्योर जो है, जो नए नए उद्यमी हैं, उनको जो है खासकर जो है तवज्जो दी जा रही है। तो इन सभी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि राज्य की प्रगति को नई दिशा मिली है। और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में क्या दिया जाता है, तो सम्मान के तहत 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। एक वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया था जनवरी में नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें सूचकांक को 5 श्रेणियों में बांटा गया। अब 5 श्रेणियों में अलग अलग राज्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कहाँ आता है इसकी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी में? फ्रंट रनर राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश को इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, बांके बिहारी मंदिर जो है आप लोग जानते हैं, मथुरा जिले के वृंदावन में है। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मान्यता प्राप्त जो है ये सिद्ध मंदिर माना जाता है। तो 25 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस मंदिर में अदालत की मंजूरी के बाद, यानी कोर्ट की जो है मंजूरी मिलने के बाद, बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस प्रदान किया गया। ये FCRA लाइसेंस क्या है? ये विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम। क्योंकि बांके बिहारी या भगवान श्री कृष्ण के ऐसा नहीं है कि जो उपासक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो केवल भारत में ही रहते हैं, विदेश में भी लोग रहते हैं। तो ऐसी दशा में वो चाहते हैं कि हम वहाँ से दान दें, लेकिन दान देने के लिए जो है कुछ नियम हैं विदेशी चंदा लेने के लिए। तो उसकी वजह से ये लाइसेंस अब मिल गया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? मंदिर द्वारा अब विदेशों से चंदा और धन लिया जा सकेगा। अब ये उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे। और ये निर्णय जो है पहले कोर्ट में कोई वाद हुआ था, उसके बाद आया था। तो न्यायालय की अनुमति के बाद ये लिया गया है। और गैर सरकारी संगठनों और संघों के लिए विदेशी धन प्राप्त करने के लिए ये जो कानून है, अधिनियम है, वो है FCRA 2010। इसके अंतर्गत इनको पंजीकरण होता है। और प्रबंध समिति ने FCRA लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। और FCRA का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसको हिंदी में हमने पीछे पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ से ही एक और जो है तथ्य को देखते हैं। अभी महाकुंभ में ही हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया। कब? 31 जनवरी 2025 को। इस हरित महाकुंभ में 1000 से अधिक पर्यावरण और जल संरक्षण विदों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने प्रकृति, जल और स्वच्छता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मतलब इसको कह सकते हैं कि एक बड़ा सेमिनार हुआ था। जो लोग भी पर्यावरण और खासकर जल संरक्षण की चिंता करते हैं, ऐसे पर्यावरणविद वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। शिक्षा संस्कृति उद्यान ट्रस्ट ने इस हरित महाकुंभ का आयोजन किया था। इस आयोजन के संरक्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, 26 जनवरी को राजपथ पर नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है। तो उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी हर साल शामिल होती है। इस बार भी झांकी शामिल हुई। और इस बार जो झांकी की थीम थी, ये पूछा जाता है, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये रखा गया था। तो इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछ लिए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार भी मिला। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक और जो है फैक्ट देख लेते हैं। NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के कुछ रिजल्ट्स आए थे, आंकड़े आए थे। तो उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में जो है गंभीर चिंता व्यक्त की गई है कि प्रदेश में हर 4 में से 1 व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। इस कारण से स्ट्रोक और दिल के दौरों के पड़ने की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। और सामान्य रक्तचाप आप जानते हैं 120/80 mm पारे के जो है दाब के बराबर होता है। तो ये जो उच्च रक्तचाप है या जो स्ट्रोक है, इसका जो है मुख्य रूप से संबंध हमारी जो है जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, या इसको हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ भी आजकल कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मुख्य वजह है जो हमारा जो फास्ट फूड पे निर्भरता है। क्योंकि लोगों के पास न पकाने का समय है, न खाने का समय, तो फास्ट फूड की निर्भरता बढ़ गई है। और ऊपर से कुछ लोग जो है थोड़ा सा जो टेस्ट
की वजह से कुछ भी खाने को तैयार रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो हम खा रहे हैं वो हमको नुकसान कर रहा है या फ़ायदा कर रहा है। उनका मुख्य मकसद होता है कि हम जो खाएं उसमें हमको बहुत ही अलग तरह का अच्छा स्वाद आना चाहिए। तो ठीक है, अच्छी चीज़ें भी स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन वो घर में बनाई जाती हैं, उसका जो है पूरी एक परंपरागत हमारे यहाँ परिवारों में सिस्टम रहा है। विशेषकर जो है चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह के जो फास्ट फूड हैं, इन्होंने पिछले 10 सालों में जो है बहुत ज़्यादा घातक परिणाम दिखाए हैं, जिसके कारण कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है हमारे समाज में बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम बन के उभरा है। इसलिए आप देखते हैं, आपके सामने अक्सर जो है सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह भी आते रहते हैं कि कोई डांस कर रहा है, डांस करते करते अचानक उसकी डेथ हो गई, या जो है कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, देखने में वो फिट लग रहा था, लेकिन अंदर से नहीं पता है ना कि उसके जो है जो आर्टरीज़ हैं और वेसल्स हैं उसमें कितनी ब्लॉकेज ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि 80% जब ब्लॉकेज हो जाता है उसके बाद ही हमको सिम्टम्स समझ में आते हैं कि सीने में हल्का दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, 4 सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो हम हांफने लग रहे हैं, तो ये इस तरह के सिम्टम्स जो है तब दिखने लगते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है, तब तक जो है जो एक वार्निंग वो लिमिट होती है वो रीच हो जाती है। इसलिए जो है पहली चीज़ तो आज का समय ऐसा है कि सभी लोग को, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, उनको साल में एक बार अपना जो है कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए और सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जितना हेल्दी और जो है नेचुरल फूड हो सके उतना जो है हेल्दी और नेचुरल फूड खाना चाहिए। तो मित्रों, आज जो है हमने आज के इस लेक्चर में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको कवर किया, जो यूपी करंट अफेयर्स के जनवरी से संबंधित थे। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।